नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में ऐसी कौन कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड, और इनको हम समझेंगे संक्रामक और असंक्रामक रोग के परिप्रेक्ष्य में, दृष्टि में। तो एक सोशल वर्कर को मानव रोग और उनके प्रकार की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उनके बारे में एक बेसिक जानकारी, एक मूलभूत जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी संदर्भ परिदृश्य में संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं और असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, तो इस थर्ड यूनिट में हमको वो जो है समझना है, बेसिक है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, उससे भारत कोई अछूता नहीं रहा है। विश्व में अनेक प्रकार की जो है समस्याएं, नए नए रोग जो है उत्पन्न हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। तो भारत में भी इसका खतरा और चुनौती बनी हुई है। और इस यूनिट में हम उन्हीं समस्याओं के बारे में समझेंगे कि भारत में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको दो कैटेगरीज में, संक्रामक और असंक्रामक में जो है परिभाषित किया गया है। देखा जा रहा है एक सोशल वर्कर के परिप्रेक्ष्य में कि सोशल वर्कर को जानना जरूरी है और इससे संबंधित होने वाली कौन सी समस्याएं हैं। इन रोगों के रोकथाम और उपचार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार के द्वारा कौन कौन से चलाए जा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे इसमें इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि भारत विश्व का एक सर्वाधिक आबादी जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद हम विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है, 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। तो मानव स्वास्थ्य जो है वो बताता है कि किसी भी समाज में अगर लोग स्वस्थ हैं तो वो बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे, उनका स्वास्थ्य बेहतर है तो बहुत सारी चीज़ों में वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा अर्थव्यवस्था में। और रोग अगर किसी को हो जाता है, समस्याएं हो जाती हैं, तो वो लोगों की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है और रोग होने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दैनिक जीवन में नहीं कर पाते, जिससे सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों के, व्यक्तियों के, समाज के, समुदाय पर असर पड़ता है। और इस दिशा में भारत सरकार ने अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं आज़ादी के बाद से लेकर के अभी 2024 तक। उसी दिशा में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि रोग एक ऐसी स्थिति है जो शरीर की क्रियाओं को बुरी तरह से प्रभावित करती है और उसके काम करने की गति को कम कर देती है। तो शरीर के किसी भी हिस्से में जैसे कुछ समस्या हो जाए तो लोगों की सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनको प्रभावित करती है। कोई भी जीवित वस्तु, वस्तु तो कहना यहाँ ठीक नहीं होगा, पर व्यक्ति या जीव जिसके अंदर में जान है, चाहे वो इंसान हो चाहे वह जानवर हो, वो रोगों से प्रभावित होता है, रोगों से ग्रसित होता है। और रोग जो है वो सैकड़ों प्रकार के होते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के उनके लक्षण होते हैं और विभिन्न प्रकार के उनके निदान होते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे आपको बुखार आ गया, ज्वर जो यहाँ लिखा हुआ है, या ब्लड का जो है खून निकल रहा है या दर्द हो रहा है, तो ऐसे रोगों को आप पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इनको समस्या है, इनको दिक्कत है। और कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनका लक्षण जो है केवल और केवल जो है वो डॉक्टर्स या चिकित्सक पता लगा सकते हैं, बाकी कोई सामान्य व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है कि इनको क्या समस्याएं हैं। जैसे बोल रहे हैं कि फूली हुई रक्त नलिका, आपके आर्टरी वेंस जो है आपके ब्लड में जो रक्त संचार करने वाली कोशिकाएं हैं, अगर उनमें कुछ सूजन है या आंतरिक किसी भी प्रकार के शरीर में कुछ भी दिक्कत है, सूजन है, कुछ समस्या है, तो उसका पता जो है डॉक्टर ही लगा सकते हैं। और प्रत्येक रोग जो है प्रत्येक रोग जो है उसमें देखेंगे कि जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पहलू शामिल हैं। कुछ बीमारियों के कारणों का पता लगाना अभी बाकी है। तो साइंस जो है, विज्ञान जो है, मेडिकल साइंस जो है, वो
अनेक प्रकार की जो समस्याएं, नए नए रोग होते हैं उनका पता लगाता रहता है, उसमें रिसर्च होती रहती है और उसी के रिसर्च के हिसाब से दवाइयाँ बनती है। और रोगों से लोगों की मृत्यु हो जाए या फिर कुछ वो डिसेबल्ड हो जाए, तो इस तरह से जो डिसीज़ है, जो बीमारियां हैं, वो भारत में नहीं अपितु विश्व में हर जगह जो है वो प्रभावित करती हैं इंसानों को। और एक सोशल वर्कर को ये समझना जरूरी है कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग जो है बीमारियां होती हैं। और यहाँ महामारी के बारे में कहा जा रहा है कि महामारी जो है, अब जैसे पैंडेमिक हो गया था कोविड-19 में, कोरोना महामारी, तो उसके चपेट में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। और उसी महामारी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात किया जा रहा है कि उसका स्वरूप विकराल हो जाता है और बहुत समस्याएं उससे होती हैं। अब यहाँ एक चीज़ और देखा जा रहा है कि रोगों के प्रकार क्या हैं। तो रोगों के प्रकार में दो तरह से बातें की जा रही हैं। पहले बात की जा रही है संचारी अथवा संक्रामक रोग। अब संचारी मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने का खतरा रहता है। जैसे हम एक व्यक्ति के संपर्क में आए, अगर किसी को, जैसे कोरोना का ही एग्जाम्पल महामारी का ले लीजिए, कि हम अपने नाक, अपने जो है बॉडी को इस तरह से ढक के चलते थे, विशेषकर क्योंकि वो नाक से सांस लेने से, श्वास नली से जो है उसके वायरस जो है वो हमारे शरीर में जाते थे और ब्लड ऑक्सीजन और बाकी समस्याएं जो है वो होती थी। तो अब यहाँ बात ये हो रही है कि संक्रमण होने का जब खतरा होता है किसी व्यक्ति से या किसी जानवर से, व्यक्ति और जानवर दोनों हो सकते हैं जिनसे हमें संक्रमण हो सकता है मानव जीव को, तो या तो हवा से हो सकता है, सांस लेने से हो सकता है, जल से हो सकता है, खांसी से, छींक से हो सकता है। तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब संक्रमित कोई रोग करता है तो उस रोग को हम जो है संचारी रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। अब इसी में बहुत सारे और छोटे छोटे जो है जीवाणु हैं, जैसे वायरस, फफूंदी, कीड़े, इस तरह से ये भी जो है संक्रामक रोगों को जन्म देते हैं, उनके जनक होते हैं। और इनसे बहुत सारी समस्याएं जो है स्टार्ट होती हैं, मतलब परेशान हो जाता है व्यक्ति और उसका काम जो है शरीर ठीक से नहीं करता। अब इसमें अनेक प्रकार के, जैसे वायरस, जैसे हमने बात किया, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ, कीड़े होते हैं जो संक्रामक रोग जिनके कारण फैलते हैं, जो जनक होते हैं। अब जीवाणुओं से फैलने वाले रोग हैं, जैसे हैजा है और खांसी है। खांसने में भी जैसे लगता है कि वो कुत्ते की जैसे आवाज़ होती है ना, वैसे सूखा हुआ, सूखी खांसी। क्षय रोग हो गया, कोढ़ हो गया, तो ये जो है ये जीवाणुओं से फैलने वाले रोग हैं। और मियादी बुखार हो गया, हैजा, निमोनिया हो गया, और खूनी दस्त, तो ये कुछ यौन संचारी रोग हो गया। तो इस तरह से जो है ये जीवाणुओं से होने वाले जो है रोग हैं। अब दूसरा है वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग। तो वायरस जो होता है, कोविड का एग्जाम्पल सबसे बड़ा है जो हमने बात की, चेचक का है, खसरा है, पोलियो की देखेंगे आपकी बच्चों को दवाइयाँ पिलाई जाती हैं नियमित जो है समय पर, एज पर। रैबिस हो गया, कनपेड़ा हो गया। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग जो है समस्याएं हैं जो वायरस के फैलने से होती हैं, वायरस के कारण ये बीमारियां होती हैं। अब फफूंदी के द्वारा फैलने वाले रोग में जैसे रिंग वर्म है, एथलेट्स है, तो कुल मिला के ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से, बैक्टीरिया से, फफूंद से जो है ये समस्याएं होती हैं, ये प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड डिसीज होती हैं। अब अगर हम बात करें कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस या ऐसी बीमारियां जो गैर संचारी हैं, यानी एक दूसरे से संक्रमण नहीं होता, यानी अगर आप किसी व्यक्ति के पास आते हैं या किसी के निकट रहते हैं तो उससे आपको ये जो बीमारियां हैं उनके संक्रमण में जो है चांसेस नहीं रहते हैं। तो इस तरह की बीमारियों को हम कहते हैं गैर संचारी या असंक्रामक रोग। और इसमें जो है अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे पेट की, आंतों की गड़बड़ी।
अब ये किसी के छूने, किसी के साथ बैठने, किसी के साथ खाना खाने, भोजन करने से नहीं फैलेगी। ये आपकी जो इंटरनल सिस्टम है उसमें खराबी है। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे देखने को मिलती हैं, जैसे हार्ट हार्ट में जो डिसीज होती है, आजकल आप देखेंगे कि लोगों को हार्ट अटैक से बहुत सारे लोग अपने जीवन को जो है वो खो दे रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है। ब्लड प्रेशर का जो है, डायबिटीज़ का जो है, मोटापे का जो है, तो ये लाइफस्टाइल डिसीजेज है, इनको हम कहते हैं कि आपकी जो दिनचर्या है उससे संबंधित बीमारियां हैं, ना कि किसी व्यक्ति के छूने, स्पर्श या संक्रमण से। तो इस तरह की बीमारियां भी जो है शरीर में होती हैं, मानव शरीर में। और एक सोशल वर्कर को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह की बीमारी है जो किसी व्यक्ति को समाज में, समुदाय में प्रभावित कर रही है। क्या यह कम्युनिकेबल डिसीज़ है, यानी एक दूसरे से छूने से, स्पर्श करने से, संपर्क में आने से फैल रही है, या फिर ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, या नॉन कम्युनिकेबल, यानी एक दूसरे से संपर्क में आने से वायरस, बैक्टीरिया के कारण नहीं फैल रही है, बल्कि व्यक्ति के जो जीवन की दैनिक दिनचर्या है, उसका जो खान पान है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो वातावरण है, उन सबके प्रभाव के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है। अब देखिए, संक्रामक डिसीज या जो कम्युनिकेबल डिसीज है, संक्रामक रोग है जिसमें 6 रोग है। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है भारत में अगर आप देखें तो विश्व में सबसे अधिक टीबी की समस्या से ग्रसित देश रहा है। अब ये जो स्टडी मटेरियल है जो आप पढ़ रहे हैं, ये पहले मतलब ये 2010-12 के आसपास जो है बनाया गया है, लिखा गया है, इसलिए यहाँ बात की जा रही है कि टीबी की जो समस्या है, ट्यूबरकुलोसिस की जो समस्या है, वो एक बहुत बड़ी समस्या रही है भारत में। और न केवल भारत बल्कि विश्व लेवल पर जो है बहुत बड़ी एक समस्या रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो टीबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 1 लाख से की आबादी पर क्रमशः 2690 और 199 केसेस में अनुमान मृत्यु का लगाया गया। तो ये 2020 के आसपास जो है ये रिपोर्ट, ये स्टडी मटेरियल बनाया गया है। और 2019 की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट थी, उसमें ये बताया गया है कि 1 लाख व्यक्ति की जो जनसंख्या है भारत में, उस पे 2690 लोग जो है वो संक्रमित हैं, प्रभावित हैं। और उसमें से 199 200 केस में जो है वो उनका जो है प्रसार होता है, और उन घटनाओं से जो है मृत्यु हो जाती है, या लोग जो है उसमें प्रभावित होते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो 17.6% जो लोग हैं उनकी टीबी के कारण मृत्यु हो रही है, जो संचारी रोग है। संचारी रोग मतलब एक दूसरे से फैलने वाला रोग है, संक्रमण में आने से रोग हो रहा है। और 3.5% सभी प्रकार की मृत्यु है। तो कुल मिला के सिर्फ यहाँ इतना बताने की कोशिश की जा रही है कि टीबी या ट्यूबरकुलोसिस जो है वो व्यक्ति को सर्वाधिक रूप से भारत में प्रभावित कर रही है, और लगभग 80% जो जनसंख्या है भारत की, वो 15 से 54 वर्ष के बीच की है। तो इस तरह से 1/3 केस जो है वो पुरुषों का है। युवाओं और महिलाओं में टीबी अधिक असंगति रूप में है, मतलब ज्यादा उसमें जो है नहीं है। लगभग 50% जो केसेस आते हैं महिलाओं के, वो 34 वर्ष एज के पहले आ जाते हैं। कि जिसी को टीबी होना है वो 34 साल से पहले भारत में टीबी महिलाओं को हो सकता है, होता है। और इसमें एक चीज़, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये कह रहे हैं कि भारत में जो 6 रोग है उसमें महिलाओं को उनकी जो रिप्रोडक्टिव समय जो होता है, जिसमें वो माँ बनती हैं, एक बच्चे का जन्म होता है,
उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है उनको प्रभावित करता है। और कंबाइंड रूप से अगर हम देखें तो मात्र मृत्यु दर को बढ़ाता है, यानी संक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और एक माँ की जो है वो मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद। और भारत में अगर आप देखें कि ऐसी महिलाएं जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, या जो है उनको इस तरह की समस्या है, वो 1/3 है। तो इस तरह से टीबी की या क्षय रोग जो हम बात कर रहे हैं, ये महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, सभी को जो है प्रभावित कर रहा है। और ये एक बहुत छूने वाला, ट्यूबरकुलोसिस जो हम बात कर रहे हैं कि छुआछूत से, यानी छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है। तो एक तो यहाँ पे ये हो जाता है कि इससे हम क्या, किस तरह से देखते हैं, कैसे समझते हैं। अब इसके सामाजिक फैक्टर्स हैं, सामाजिक कारण हैं। और सामाजिक कारण इसलिए है सोसाइटल, सामाजिक की जो अचिकित्सीय, जैसे कि जीवन का निम्न स्तर, निर्धनतापूर्ण आवास, जनसंख्या के घनत्व के कारण, इस कुपोषण, शिक्षा की कमी, छोटी आयु में विवाह, रोग होने इत्यादि की ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो जब व्यक्ति गरीब है, उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, झोपड़ी झुग्गियों में रह रहे हैं, या किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, और उनमें शिक्षा नहीं, उनको जानकारी नहीं कि भाई टीबी की बीमारी फैल सकती है, टीबी हो सकती है, आपको जा करके खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, जाके डॉक्टर के यहाँ दिखाना है, समय पे चेक करवाना है, दवाई लेनी है, कम आयु में विवाह कर दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बहुत प्रभावित करती हैं, और इससे जो है व्यक्तियों की जो है हमारी जान जा रही है लोगों को। और इसमें देखेंगे कि क्षय रोग उसी समय कम होने लगा जब पश्चिमी दुनिया में कीमोथेरेपी, आयुर्वेदियों का आगमन हुआ और उसकी खोज हुई, और जीवन में गुणवत्ता के सुधार हुए। फिर अगर हम देखें कि इस पे नियंत्रण या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो नियंत्रण क्षय रोग के लिए कह रहे हैं कि 3 घटकों की आवश्यकता होती है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है रोकथाम, कि बीमारी हो ही ना, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो हम बात करते हैं कि रोकथाम हम पहले ही कर लें, उन सभी कारकों को हटा दें जिसके कारण टीबी होती है। दूसरा है प्रोत्साहन, कि इलाज के लिए अगर किसी व्यक्ति को टीबी या खांसी या कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि जैसे समस्या हो रही है वो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जिला अस्पताल में, राज्य स्तरीय अस्पतालों में जा कर के वहाँ चेक करवाएं, नियमित रूप से देखभाल करें, और फिर उपचार करें। तो इस तरह से तभी हम कंट्रोल पा सकते हैं। और टीबी के लिए बीसीजी के टीके आते हैं। रोकथाम का घटक तब सफल नहीं हो पाता जब इनमें से कोई भी एक जो है कारक जो है वो सामाजिक रूप से जो है जुड़ नहीं पाता। मतलब कहने का है कि अगर समाज में रोकथाम को लेकर के जागरूकता नहीं है, और लोगों को अगर ये पता है कि भाई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें दवाई देंगे, हमें दवाई खाना है, थोड़ा सा ठीक हुआ 2 दिन दवाई खाने पे, उसके बाद नहीं नहीं मैं ठीक हो गया या मैं ठीक हो गई, हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स पूरा नहीं करना, और इलाज के लिए बार बार उपचार पे जाना, तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारे जीवन को, लोगों के गांव ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी का, या शहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, देखने को मिलता है। अब इसका क्या निदान हो सकता है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, वो यहाँ बात की जा रही है। कि अगर टीबी होती है, या जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं ना कि क्षय रोग होते हैं, बीसीजी के टीके वगैरह लगवाने के, तो सप्ताह में 3-4 बार खांसी बना रहे और ठीक ना हो, लगातार बुखार आए, ज्वर बना रहे, ज्वर मतलब यहाँ बुखार होता है, वक्ष का दर्द हो, और खखार के साथ रक्त या थूक में ब्लड आना, मतलब जब आप खांसते हैं, थूकते हैं तो उसमें ब्लड आए, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ ये जो है लक्षण है जिनसे हमको पता हो जाता है कि क्षय रोग है। तो हमें तुरंत लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और डॉक्टर के पास जा करके तुरंत जो है इसकी विधिवत जो है जांच करवानी चाहिए। और जांच करवाने पे जो है हमें रोग क्या है, क्षय रोग है कि नहीं है, उस किसी व्यक्ति को वो पता चलता है। तो एक सोशल वर्कर को आप देखेंगे सोसाइटी में इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, समुदाय में जो समस्याएं हो रही है, उसको लेकर के तुरंत जाना है, दिखाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनसे राय लेनी है,
और पूरा इलाज करवाना है। अधूरा इलाज करवाने से कोई भी रोग जो है वो सफल नहीं हो पाता, मतलब सफल मतलब कि वो रोग ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए इलाज उपचार के लिए जो भी चीज़ें हैं उनको तुरंत करना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। जो टीके लगवाने हैं उसको समय पे लगवाना है, दवाइयों को खाना है। तो ये सब चीज़ें जो है एक बेसिक सोशल वर्कर में एक बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट, एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अब भारत में जो क्षय रोग है उसके उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ बात की जा रही है कि भारत में ये जो क्षय रोग है इसके उन्मूलन के लिए वर्ल्ड स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। जैसे कि रिसर्च सेंटर बनाया गया है क्षय रोग को हटाने के लिए, उसको मिटाने के लिए, कम करने के लिए, चेन्नई में है। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान बेंगलोर में है, जहाँ पे स्टडी किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है कि किस तरह से हम ये जो क्षय रोग की बीमारी है इसको दूर करें। और क्षय रोग के नियंत्रण के लिए 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 3 दशकों से महामारी रोकने में कोई विशेष सफलता तो नहीं मिली है, जबकि 30 वर्ष गुजर चुके हैं और उससे 1992 में इसकी जो एक्सपर्ट कमेटी ने इसका फिर से जो है पुनरीक्षण किया और इसमें जो निकल करके आया कि भारत सरकार ने कम से कम 70% रोगियों की निश्चित रूप से इलाज करने की रणनीति घोषित की और इस पर काम किया जा रहा है। तो कुछ प्रोग्राम्स जैसे संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें ये डॉट्स के बारे में रणनीति बना करके भारत सरकार 1997 में 1997 में जो है क्षय रोग नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाई और ये बहुत अच्छा साबित हुआ। 80% इलाज जो है रोगियों का हो रहा है और मृत्यु दर 50% की गिरावट आई है। मतलब क्षय रोग के इलाज, ये जो डॉट्स प्रोग्राम है, RNTCP जो प्रोग्राम है, इससे क्षय रोग के कारण जो 100 लोग मर रहे थे, मृत्यु हो रही थी, उनकी मृत्यु दर अब 50% हो गई है, 50% दर कम हो गई है। तो इस तरह से अगर हम 2006 से 11 के बीच में देखें, जो सेकेंड फेज था RNTCP की, उसमें सेवाओं में गुणवत्ता और सुधार लाया गया और रिसर्च के माध्यम से जो है टीबी की जो बीमारी है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं। तो अब यहाँ बात की जा रही है कि 2025 तक भारत में क्षय रोग के उन्मूलन हेतु जो ग्लोबल गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, 5 वर्ष पहले कि हम जो है 2030 के पहले 2025 में स्ट्रेटजिक प्लान बना करके 2017 से 25 के रूप में जो है इसको ख़त्म करें, इस टीबी की बीमारी से कोई प्रभावित ना हो। और इस दिशा में राष्ट्रीय और राज्य सरकारें और डेवलपमेंट पार्टनर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट सेक्टर इस तरह से सम्मिलित रूप से मिल करके काम कर रहे हैं। अब दूसरा आ जाता है HIV एड्स। HIV एड्स में फिर आप बेसिक आइडिया होगा कि HIV एड्स जो है वो संक्रमित होने के पश्चात 7 से 10 वर्ष में विकसित होने लगता है। HIV के शुक्राणु और ये जो यौनिक तरल पदार्थों से रक्त में और माँ से जो है शिशु में जन्म से पूर्व, जन्म के समय या मात्र स्तनपान से माध्यम से संक्रमित हो सकते हैं। तो यहाँ एक बेसिक बताया जा रहा है कि HIV एड्स के बारे में ह्यूमन भूल रहा हूँ HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का जो है, ये जो है बीमारी 2018 में स्पष्ट करती है कि महामारी का रूप ले सकती है। मतलब इससे जो है आप देखेंगे कि भारत में 37.9 यानी 40 करोड़ लोग जो है HIV एड्स से पीड़ित हैं और लगभग 2 लाख के 1.7 लाख लोग जो है इसके नए मामले आए हैं। इसके अतिरिक्त 30 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है
और महिलाओं की संख्या 13 लाख है ना। तो इस तरह से HIV एड्स जो है वो बहुत बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है। और पहला केस जो है ये 1986 में चेन्नई में पाया गया। तब से लेकर के हजारों वर्ष बीत गए हैं, लेकिन ये जो बीमारी है ये भारत में बनी हुई है। 2017 के बारे में अगर हम देखें, आंकड़े देखें, तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें HIV के मामले में जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ बात किया जा रहा है कि उच्च संख्या 3.5 लाख महाराष्ट्र में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना है। तो मतलब राज्य और केंद्र शासित राज्यों में अगर हम टोटल देखें तो ये कुछ फिगर्स हैं जो ये बताते हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे HIV से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें जो है इस तरह के रोगों से बचने के लिए लोगों में जो है जागरूकता फैलानी होगी और इस दिशा में अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहाँ बात की जा रही है कि क्यों फैलता है HIV एड्स, कैसे फैलता है। एक बेसिक जानकारी एक सोशल वर्कर को होनी चाहिए और इसमें 3-4 कारण जो बताए जा रहे हैं, जैसे जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जो सेक्सुअल यौनिक जो तरल पदार्थ है, लार या जो भी रक्त है, उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। दूसरा है कि जो नीडल या इंजेक्शन सुई लगाते हैं, एक सुई किसी को लगाई गई और अगर उसको व्यक्ति को उसके जो HIV एड्स के जो वायरस हैं, अगर वो दूसरे व्यक्ति जिसको नहीं, अगर उसको वही सुई सेम उपयोग की जाती है तो उससे भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। और एक जो पार्टनर है वो अगर एक से अधिक लोगों के साथ लैंगिक जो है भागीदारी करता है, यानी इसमें इंगेज रहता है, तो उसको भी कहीं न कहीं ये सिम्टम्स होते हैं कि बाद में फिर उसको चांसेस होते हैं कि उसको भी HIV एड्स फैल सकता है। फिर अगर बात करें कि शिशु से जन्म से पूर्व माँ का संक्रमित होना, कि बच्चे का जन्म होने से पहले अगर माँ जो है प्रभावित हो जाए, संक्रमित हो जाए HIV एड्स, तो बच्चे को भी हो सकता है। और इस तरह से जो है इसके बारे में यहाँ पे सामान्य बात की गई है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ ये है कि किस किस तरह से HIV एड्स नहीं फैलता। तो अब इसमें बात कर रहे हैं कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन, कपों, ग्लास, प्लेटों, स्वस्थ आदि में उसमें खाना खाने, पीने पानी से कुछ नहीं होता। शौचालय का प्रयोग करने, हाथ मिलाने से HIV एड्स नहीं होता। रक्तदान, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तालाब में नहाने से HIV एड्स नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको एक सोशल वर्कर को, एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। नॉट ओनली सोशल वर्कर पर हम सभी को पता होना चाहिए, ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। दूसरा, बचाव के लिए क्या कह रहे हैं कि हम क्या करें कि कॉन्डोम का यूज़ करें। सेक्सुअल जब इंटरकोर्स करें तो आप प्रयोग और फेंकी गई सुइयों का उपयोग कभी ना करें। और एक से अधिक जो है पार्टनर्स के साथ में आप रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाएं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और ब्लड चढ़ाए जाने के पूर्व उसका परीक्षण करा लें कि जिसका भी ब्लड आप ले रहे हैं उस व्यक्ति को या आपको या किसी तरह से कोई उसमें जो है इन्फेक्शन तो नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति का तो रक्त नहीं है जिसको HIV एड्स है या वगैरह। हालांकि ऐसे केसेस नहीं होते हैं, बट लापरवाही से कभी भी कुछ हो सकता है। अब यहाँ निदान के बारे में कह रहे हैं कि HIV एड्स संक्रमण का निदान 3 विभिन्न प्रकार के एलिसा के तरह से हो सकता है। जैसे जांच के आधार पर किया जा सकता है। अब देखिए, निदान में ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि बीमारी एड्स की है कि नहीं है, और अगर है तो उसके बाद फिर क्या चीज़ करनी है, मतलब उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, दवाइयाँ देनी है या फिर थेरेपी देनी है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से चीज़ों के बारे में फिर यहाँ बात की जा रही है। अगला अगर हम देखें, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम।
इस दिशा में आप देखेंगे तो भारत सरकार जो है वो HIV एड्स की जो महामारी को बहुत सीरियसली लेती है और उसका ये मानना है कि सामाजिक क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं का और सभी का जो है वो बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, बहुत बड़ा योगदान हो जाता है कि हम इस रोग के नियंत्रण की दिशा में, ये रोग ना फैले लोगों में, क्योंकि जिसको हो गया है उसको तो हो गया है, उसको ठीक करने का अलग जो है पर्सपेक्टिव है, पहलू है, बट ये रोग ही ना हो उसको रोकने का प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि भारत में HIV विस्तार को कम रखना, HIV एड्स लड़ने के लिए भारत की क्षमता मजबूत करना इत्यादि कार्यक्रम HIV एड्स के माध्यम से, और काउंसलिंग, वॉलेंटरी काउंसलिंग देना, जांच के लिए सुविधाओं का प्रयोग उसमें देना कि सोशल सेक्टर या सिविल सोसाइटी NGO जो है वो आ करके, बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं भारत में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो है यहाँ पे वो बात की जा रही है। अब यहाँ पे फिर कुष्ठ रोग के बारे में आ रहा है कि कुष्ठ रोग जो है वो उतना पुराना है जितना मनुष्य है। लिप्रोसी, या जो आप देखेंगे कि शरीर में हाथों पर जो है वो कलर उसका चेंज हो जाता है, पपड़ी नुमा जो है वो बन जाती है, तो कुष्ठ रोग जो है बहुत पुराना रोग है। फिर यहाँ बात की जा रही कि मध्यकाल के दौरान कुष्ठ रोग दुनिया के सभी देशों में विकराल रूप से फैला हुआ था, यूरोप में फैला और इस तरह से पूरी दुनिया में जो है ये फैला, और 1873 में जो है कुष्ठ रोग का इतिहास जो है वो नॉर्वे के हॉन्सेन ने एम लिप्रे की खोज की ने एम लिप्रे की खोज की, और अनेक वर्षों तक कुष्ठ रोग कई प्रभावी औषधियों के सामने जो है औषधियाँ सामने नहीं आई उसके लिए, या किसी औषधि या दवाई की खोज नहीं हुई। उसके बाद में फिर इस दिशा में जो है अनेक रिसर्च होते रहे, काम होते रहे, और कई लोग इससे जो है प्रभावित हुए। तो इस तरह से कुष्ठ रोग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताया गया है। भारत में 64% कुष्ठ रोगियों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। विश्व 78% नए मामले सामने आ रहे हैं। कुष्ठ रोग भारत में फैला हुआ है, लेकिन इसका विस्तार असमान ढंग से है। मतलब आप देखेंगे कि कुछ जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महामारी के रूप में फैला हुआ है। इन राज्यों में लगभग 64% रोगी निवास करते हैं। तो ये राज्यों में कुष्ठ रोग जो है वो फैला हुआ। केवल बिहार ही अकेला ऐसा देश है जहाँ 24% केस होल्ड या केस भार को उठाए हुआ है। मतलब बिहार सबसे ज़्यादा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कुष्ठ रोग के जो है बीमारी जो है पाई जाती है लोगों में, और ये संक्रमण जो है इस तरह से ये फैल रहा है। तो थोड़ा सा कुष्ठ रोग के बारे में यहाँ पे बात की गई है। फिर कुष्ठ रोग के निदान के बारे में बात किया जा रहा है कि कुष्ठ रोग का निदान क्लिनिकल परीक्षण और जीवाणु विज्ञान के परीक्षणों के माध्यम से किया जा सकता है कि किसी को जो है वो बीमारी है कि नहीं। और इसमें फिर ये बात कर रहे हैं कि शारीरिक जांच में जैसे उच्च लाल रंग के धब्बे, शरीर पर चमड़ी पर कुछ खास किस्म का दाग, शरीर में किसी स्थान पर सुन्नपन आना, और अंग मांसपेशियों में काम न करना, तो इस तरह से ये जांच करके परीक्षण कराया जाता है। और एक आकलन के अनुसार लगभग 25% रोगी जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें जो है इलाज न कराने के कारण असंवेदन अवस्था में पहुंच जाते हैं और हाथ या पैर दोनों अंग भंग हो जाते हैं। तो कुल मिला के समस्या विकराल हो जाती है। फिर अगर हम देखें तो इसके उन्मूलन के लिए, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए, इसको हटाने के लिए नेशनल लेवल पे कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1983 से शुरू किया गया है भारत में। और प्लानिंग के हिसाब से जो है 1993-94 में वर्ल्ड बैंक की भी सहायता ली गई, असिस्टेंस लिया गया, और 2001 में इसका दूसरा फेज जो है वो प्रारंभ हुआ। तो 2003-04 में कुष्ठ रोग निराकरण करना था, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो 10,000 जनसंख्या पे कम से कम एक केस का भार रहे, इस तरह से। और 13 राज्यों में मार्च 2002 में 13 राज्यों में, जैसे ये नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
सिक्किम, हिमाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, असम में यह रोग जो है मूलन के स्तर पर पहुंच चुके थे। ये बात हो रही है सन 2002 मार्च की, ये 13 राज्यों में। तो इस तरह से सरकार जो है कुष्ठ रोग नियंत्रण के लिए प्रयास कर रही है। और 31 दिसंबर 2005 के अगर हम फिगर्स देखें तो उसमें कह रहे हैं कि प्रति 10,000 जनसंख्या पे केवल एक केस थी, जो 2001 में जो है 0.65 रिकॉर्ड की गई। मतलब एक 10,000 लोगों में किसी एक व्यक्ति को जो है कुष्ठ रोग होने का जो है संक्रमण या इस तरह से बीमारी होती है। और फिर भी कुछ भी हो, भारत कुष्ठ रोग के मामले में ब्राजील और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे खड़ा देश है। तो ब्राजील में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोग होते हैं, फिर इंडोनेशिया में होते हैं, और फिर जो है भारत का केस बनता है। तो ये हो गया जो है संक्रामक रोग। अभी असंक्रामक रोग में हम देखें तो कैंसर। कैंसर की जो बीमारी है ये 200 से अधिक रोगों के लिए किया जाता है। कैंसर मतलब बहुत सारी वैरायटी का कैंसर होता है। अगर आपको कैंसर से संबंधित बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें हमने यहाँ एक हॉस्पिटल के एक बहुत सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का जो है इंटरव्यू रखा है कैंसर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, जानकारी अवेयरनेस के लिए एक सोशल वर्कर को जानना और पढ़ना चाहिए। तो कैंसर क्या होता है, उसके प्रकार क्या है, उसमें क्या चीज़ें हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। उस वीडियो को आप देख लीजिए। फिर अगर हम देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि कैंसर में जो है कुछ सेल्स जो है, मांसपेशियां जो है, वो उसमें जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है सेल्स में। और उन कोशिकाओं में जब ग्रोथ ज़्यादा होता है तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को, बॉडी के और भी जो फंक्शनिंग है उनको डिस्टर्ब करती है, उनको प्रभावित करती है। और फिर धीरे धीरे जो है कैंसर की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं जो हैं, वो प्रभावित होकर कैंसर के रूप में कन्वर्ट होती हैं। तो अब अगर हम देखें कि भारत में कैंसर के नए रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष ये कितना है, 10 लाख के लगभग होती जा रही है। कैंसर के मामले पुरुषों में होते हैं, जिसमें फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, भोजन नली का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, और ये क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा, टंग, जीभ का कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, योनि शामिल। तो इस तरह के कैंसर भारत में जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कैंसर के कारण जो है बहुत लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। मुंह का कैंसर तो प्राय स्त्री और पुरुषों दोनों में समान रूप से होता है। गले का कैंसर, भोजन नली का, तो इस तरह से इसका है। निदान शास्त्र क्या कह रहा है कि कैंसर को जीवन शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, यानी हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसकी जो आदतें हैं उसमें, चाहे जिसमें धूम्रपान हो या फिर शराब पीना हो या भोजन ठीक से नहीं हो रहा है आदि के कारण, तंबाकू खाने से जो बीमारी हो रही है, पीने से जो बीमारी हो रही है, पानी या जो भी है, शराब या जो सेवन कर रहे हैं फेफड़े का, तो इस तरह से कैंसर जो है वो बीमारी हो रही है। अब चर्बी के कारण वक्ष और कोलन कैंसर, हाई कैलोरी उच्च योग, इससे तो अलग अलग प्रकार की जो है कैंसर के टाइप्स होते हैं बॉडी में। हर जगह हमारी कोशिकाएं, जो शरीर की कोशिकाएं, अगर उन कोशिकाओं में जो ग्रोथ होती है अगर वो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ग्रोथ ना हो, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ के केस में जो है वहाँ पे कैंसर होने का खतरा बन जाता है। इसलिए कभी भी इस तरह की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं शरीर में, कहीं भी आपको लगे कि ये जो है बीमारी हो रही है, थोड़ा सा कहीं कुछ एबनॉर्मल गांठ पड़ गई है, गठान हो गई है, तो आपको तुरंत निदान के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे चेक करवाना चाहिए। क्योंकि वो शुरुआत में जो है आपको चेक करते हैं, उसके बाद फिर वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह से जो है ठीक करने का प्रयास करते हैं।
अब कैंसर के देखभाल के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में कैंसर की देखभाल के लिए अच्छी व्यवस्था न होने के कारण प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जागरूकता की कमी है। पर अभी अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में भारत में जो है बहुत कैंसर से बचने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में जो है, और बिहार में भी है। तो आप देखेंगे कि इसके रोकथाम के लिए इंटरवेंशन क्या किया जा सकता है। तो जो है भारत सरकार और राज्य सरकारें जो है कैंसर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल इसके लिए विंग हो रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है भारत में विभिन्न प्रकार की जो है वो कैंसर से बचाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं जहाँ तक इंग्लिश में, तो मधुमेह के कारण क्या हो रहा है, लगभग भारत में 15 करोड़ से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, बीमार हुए हैं इसके कारण, डायबिटीज़ के कारण। सन 2025 तक ये जनसंख्या लगभग में 30 करोड़ पहुंचने का जो है अनुमान लगाया गया है। अब विकासशील देशों में विशेषकर जो एशिया पैसिफिक है और अफ्रीका है, इसमें बात कर रहे विकासशील क्षेत्रों विशेषकर एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वृद्धि है। और स्टडीज़ में बताया गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण डायबिटीज़ के रोगों में लगातार बढ़ोतरी सामने नजर आ रही है। 2017 में अगर हम देखें तो भारत में मधुमेह के 62 मिलियन यानी 6 करोड़ 20 लाख जो है से अधिक केसेस जो है अनुमानित किए गए, जिसमें से 2 करोड़ जो है शहरी क्षेत्र में आते हैं और 4 करोड़ जो है गांव में आते हैं। और मधुमेह के कारण लगभग 1 लाख प्रतिवर्ष मृत्यु अनुमानित की गई है। विकासशील देशों में मधुमेह के रोगियों की संख्या की वृद्धि सबसे अधिक कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जा रहा है कि जो औद्योगिकरण हो रहा है, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, लाइफ स्टाइल जो आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, आपका ये जो चीज़ें हैं, ये सब कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को बढ़ाने में, मोटापा जो है ये सब के कारण ये समस्या हो रही है। और इसको फिर 2 प्रकार से डायबिटीज़ को किया गया है, विभाजित किया गया है। इंसुलिन की निर्भरता, इसमें शरीर में इंसुलिन बहुत कम हो जाता है और फिर नहीं बनता। यह रोग बचपन में आरंभ हो सकता है और युवावस्था के पहले हो सकता है। इसमें रोगी के जिंदा रहने के लिए नियमित इंसुलिन लेनी पड़ती है अथवा इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो डायबिटीज़ या ये जो आप मधुमेह को कह रहे हैं कि अगर ऐसा, अब उसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड में क्या कहते हैं ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा अगर बनने लगता है, उसको कंट्रोल कर किया जाता है मधुमेह में। तो अगर इंसुलिन एक तो या तो बनता है, बहुत ज़्यादा बनने लगता है, या फिर बिल्कुल नहीं बनने लगता ग्लूकोज जो होता है, जहाँ तक मैं थोड़ा एक बेसिक समझ पा रहा हूँ। बाकी तो डॉक्टर्स ही स्पेशलिस्ट बता सकते हैं इसके। बट अगर हम बात करें तो इंसुलिन की दवा इंजेक्शन जो लेते हैं उस पर जनरली बच्चों में हो जाती है युवावस्था से पहले। और दूसरा होता है कि इसके बिना इंसुलिन पर निर्भर रहने के रूप में देखा जाता है। अब जैसे यहाँ बात की जा रही है कि शरीर पूरा इंसुलिन नहीं बना पाता है और इंसुलिन को पूरा शरीर उपयोग नहीं कर पाता। ये रोग सामान्य रूप से 90 से 95% केसेस में 20 वर्ष की आयु के बाद होते हैं। तो 20 वर्ष एज हो गई है उसके बाद ये दूसरे प्रकार के जो है कि बिना इंसुलिन के डायबिटीज़ हो या मधुमेह हो, और उसके बाद फिर ये जो है आपको देखने को मिलेगा शरीर में। इस प्रकार के लक्षण जो है आकस्मिक, मतलब अचानक से उभरते हैं। बार बार आपको पेशाब आ रही है, अगर किसी व्यक्ति को अधिक प्यास लग रही है, अधिक भूख लग रही है, अधिक वजन कम होना, अधिक वजन बढ़ना, चिड़चिड़ापन होना, तो ये डायबिटीज़ या मधुमेह के जो है सेकेंड टाइप के जो लक्षण हैं उसके हैं ये, कि इंसुलिन पर आपको निर्भर रहने के रूप में शरीर जो है आपको प्रभावित कर रहा है। और दूसरा प्रकार जो है मधुमेह के लक्षण इस प्रकार के कुछ लक्षण जैसे लगातार संक्रमण होना, दृष्टि में धुंधलापन होना,
कि ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, चोट या खरोच जल्दी ठीक नहीं होता है, हाथ पैर में सुन्न हो जाना, जलन होना और चमड़ी में चिपचिपाहट होना, मूत्राशय में संक्रमण हो सकता है। तो ये कुछ जो है प्रकार है, कुछ लक्षण के प्रकार है किस तरह से आपको मधुमेह की समस्या किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, समाज में, समुदाय में, गांव में, शहर में, हर जगह। और मधुमेह की कॉम्प्लेक्सिटीज ये हैं, जटिलताएं ये है कि अधिक से अधिक लोगों को मधुमेह होने का पता ही नहीं चलता है, और जब उन्हें पता चलता है तब ये बहुत घातक हो जाता है, और ये जो है 20 से 74 वर्ष तक अंधापन का कारण भी बन सकती है। अगर डायबिटीज़ ये मधुमेह की समस्या हो गई तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, और इससे किडनी रोग जो है वो किडनी का रोग हो सकता है। 10 से 20% लोग मधुमेह के कारण किडनी के रोग से प्रभावित हो जाते हैं। अब हार्ट की डिसीज, हृदय रोग, आघात मधुमेह इस रोगी 2 से 4% अधिक रोग होता है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके रोकथाम के लिए, प्रतिरोध के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें सिंपल बात की जा रही है कि इसकी रोकथाम या नियंत्रण तभी की जा सकती है जब हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। जैसे मोटापा, अगर किसी को मोटापन हो रहा है, मोटापा हो रहा है तो उसको रोकना, धूम्रपान या बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें, शराब की नशा जो आदत है उसको कम करें, नहीं करें, बिल्कुल बंद कर दें, जागरूकता हो। तो इस तरह से अगर आपकी लाइफ स्टाइल, आप डेली एक्सरसाइज करें, हार्ट जो है, हार्ट डिसीज जो होती है, स्ट्रोक जो आता है, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। आप देखे होंगे कि शादियों में डांस कर रहे हैं, वीडियो आया, उसमें वो अचानक से गिरे। अभी एक आईआईटी के प्रोफेसर का जो है आया था कि वो लेक्चर ले रहे थे और उनको हार्ट अटैक आया, आईआईटी था या कोई संस्था थी, ठीक से देखना पड़ेगा, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब्दुल कलाम साहब का भी जो केस मुझे याद आ रहा है, उसमें वो स्टेज पे थे, उनको भी कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक से पता करना पड़ेगा। बट हार्ट अटैक जो है वो एक बहुत गंभीर बीमारी है, और इसमें कुछ नहीं, इसको सिंपल ये है कि आपकी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम, वो थोड़ा आप जो है वो करें। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ आ ही गया हार्ट डिसीज। तो हार्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ब्लड की जो वेसल्स है, जो रक्त की नलिकाएं हैं, उनमें रोगात्मक परिवर्तन हो जाएं, जैसे उसमें सर्कुलेशन जो है मांसपेशियों में और सब में, जो धमनियों में। तो हार्ट जो है वो क्या करता है, हृदय क्या करता है, हृदय जो है एक पंप हाउस है, पंप की तरह, जैसे हवा भरते हैं तो हवा निकलती है, तो वो ब्लड को फेंकता है पूरे शरीर में। हार्ट जो होता है वो ब्लड का जो है सर्कुलेशन करता है, मतलब ब्लड को पंप करता है, निकालता है, और शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं वो ब्लड को लेकर के पूरे बॉडी में जाती हैं, और फंक्शनिंग बॉडी का पूरा जो है वो काम करता है। तो हृदय रोग जो है वो 2 तरह से हो सकता है, जिसमें पहला है जन्म से या आनुवांशिक, तो जन्म के समय, और उसके बाद दूसरा है जन्म लेने के बाद में अगर किसी को वैसा हो जाए। अब हृदय रोग जो है, हार्ट डिसीज जो है, इसमें बहुत जो है समस्याएं लोगों को हो रही है। 2001 में लगभग में 2 करोड़ 1.7 करोड़ लोगों की हृदय संवहनी के कारण, मतलब हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हुई। 73 लाख से अधिक लोग हृदय घात से मरे, सॉरी 73 लाख लोगों का हार्ट अटैक था, और विश्व में लगभग 60 करोड़ रोगी हाइपरटेंशन से मरे हैं। 1.2 करोड़ युवा बच्चे रीमैटिक हृदय से पीड़ित हैं, 80 लाख बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। तो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें कि भारत एक विकासशील देश है, और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो लाइफ स्टाइल और हार्ट डिसीजेज है, ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी के रूप में हम लोग के सामने आ सकती हैं। क्योंकि इतिहास अगर हम देखें, ट्रेंड देखें, तो 1960 में 4% लोगों को था, जो अब जो है 10% हो गया है। 1980 में 10% से कम लोग जो है की जान गई, और यह संख्या सभी हार्ट की जो क्रियाएं हैं उसको 60% तक प्रतिशत तक अधिक हो गई। प्रत्येक वर्ष 25,000 जो पेशेंट्स हैं वो हार्ट शल्य क्रिया की जाती है, मतलब बाईपास सर्जरी वगैरह जो करते हैं वो। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो उससे सबसे ज़्यादा घातक होता है, और भारत में बढ़ता जा रहा है। 1950 में 1 से 3% जो है घटनाएं
ये जो हृदय जो संवहनियों के लिए सबसे घातक कारक रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि किसी को भी रोग जो है माँ के गर्भाशय के भ्रूण विकास जब होता है, कोई बच्चे का जन्म होने से पहले माँ के गर्भ में ही उसको जो है वो, अगर ये जो है बीमारी को आप देखेंगे तो भ्रूण के विकास समय में भी हो सकता है। अधिकतर स्थितियां बहुत साधारण होती है, इलाज की आवश्यकता नहीं, जबकि कुछ मामलों में ये जो सर्जरी वगैरह किया जाता है, ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ में जो है बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी के भी ये हार्ट डिसीज ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर उपचार के बारे में बात करें तो जन्मजात रोगों का इलाज आजकल बहुत आसान हो गया है, क्योंकि पहले बहुत कॉम्प्लेक्स और कठिन था ये इलाज करना। हाई स्तर पर जो है आप उच्च स्तर पर रोगों का और इससे मरने वालों के लोगों की कमी आई है। आधुनिक जो औषधियां हैं, इलाज जो हैं, वो इस तरह से अनेक प्रकार की जो है समस्याओं को दूर करते हैं हार्ट रिलेटेड डिसीज के बारे में। आम वातित ज्वर या और हृदय रोग के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि ये रोग गले के संक्रमण से होता है। अधिकतर विद्यालय जाने वाले बच्चों में होता है, और जिसका कारण एक रोगाणु होता है। इसका नाम है स्ट्रीपीटोकासी। 2 सप्ताह के पश्चात संक्रमण का प्रभाव दिखाई देता है। बच्चों का दर्द, सूजन लगती है और जोड़ों में दर्द होता है। तो इस तरह से ये भी एक रोग है जो बच्चों में फैलता है। और हृदय और धमनियों का रोग है, इसमें भी जो है आप देखेंगे कि जनरली जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं और जो वृद्धजन हैं, उनमें भी पाया जाता है इस प्रकार का रोग। हृदय धमनी की रोग की संख्या मृत्यु दर के लगभग हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ बात हो रही है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो लाइफ स्टाइल है और जो शहरीकरण है, उसमें जो आप देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है, तो इस तरह से जो समस्याएं हैं वो हार्ट डिसीज या ब्लड डिसीज या फिर हाई, ये देखिए यहाँ ही गया, हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो है कि इससे ब्लड हार्ट अटैक का जो है खतरा बढ़ जाता है, और किडनियां फेल होने के भी जो है केसेस देखने को मिलते हैं। और ब्लड प्रेशर को लेके 120 और ये कुछ कहा जा रहा है 120/80 है, ये 801 नहीं है, 120/80 ये एक जो है दिया गया है कि भारत में लेकर के चल रहे हैं। तो थोड़ा बीच बीच में उपचार के मतलब चेक करवाना चाहिए हम लोगों को कि क्या समस्या है। अगर किसी का ज़्यादा ब्लड प्रेशर आता है तो उसको डॉक्टर को दिखा करके पूरा उसका इलाज जो है करवाने के लिए दवाइयाँ लेनी चाहिए उसके रोकथाम के लिए। ये यहाँ पे बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें रोकथाम के लिए, तो हार्ट डिसीज जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि जन्मजात रोगों के स्थान पर आसानी से इलाज हो सकता है हृदय, और जोखिम का भी जो है थोड़ा सा खतरा जो है तो रहता है, पर समय समय पर जांच करवा के और नियमित एक्सरसाइज से या फिर आप लाइफ स्टाइल जो है उसको अगर थोड़ा चेंज करते हैं तो इस तरह से जो है आपके जीवन में हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्याओं से सामना जो है आप अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे बात है मेंटल हेल्थ के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि अगर इस तरह बीमारियां हो जाती हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उसकी जो सोचने की बार बार जो सोचने के कारण उसकी जो इम्यूनिटी पावर है और उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और इसी दिशा में काउंसलिंग या मेंटल जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्थिति बढ़ जाती है, और उसी में फिर एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। और आप देखेंगे कि हर हॉस्पिटल में, सरकारी या प्राइवेट में जो है आप काउंसलर या इस तरह के मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो है डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, और इसका इलाज जितना जल्दी हो सके उसकी दिशा में काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बात की जा रही है कि
मानसिक मंद बुद्धिपन, मंदता, यानी कि मेंटल रूप से या मानसिक रूप से जो है वो मंद बुद्धि हो जाना, या फिर जो ब्रेन है उसके जो फंक्शंस है वो कम काम करना, जैसे सोचना, गणितीय काम करना या डिसीजन लेना या जो भी सोच समझ पाना, मैच्योरिटी। तो इस तरह से आप जो है इसको देख सकते हैं कि मानसिक एक समस्या है, और इसमें जो है शरीर की जो स्थिति विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों शामिल है। मस्तिष्क की स्थिति जो है बिगड़ी हुई होती है, उसका विकास, मानसिक विकास व्यक्ति का नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये दिव्यांगता के केस में जो है आता है। भारत सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आई थिंक, हाँ, में जो है एक अधिनियम बनाया है, जिसके माध्यम से उन्होंने दिव्यांगता को जो है ये विकलांग शब्द हटा करके दिव्यांग शब्द का उपयोग किया है, और अनेक प्रकार की जो दिव्यांगता है उसको परिभाषित किया है, क्लासिफाई किया है, स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इसमें बौद्धिक स्तर, इंटेलेक्चुअल कोशेंट के बारे में बात की जा रही है। बात यहाँ की जा रही है कि कोई व्यक्ति, कोई बालक, कोई जो भी समाज के लोग हैं, अगर किसी व्यक्ति की बौद्धिक स्तर, आईक्यू लेवल जो है वो 70 से कम है, तो उसे मंद बुद्धि के रूप में या मानसिक रूप से जो है अविकसित माना जाएगा। और इस तरह से ये सब क्लासिफिकेशन है, बेसिक चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी है कि मानसिक विकास शारीरिक विकास के जितना ही महत्वपूर्ण है, और गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी, भोजन में आयोडीन की कमी होने से बच्चे को मानसिक रूप से जो है दिव्यांगता का जो है सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आयोडीन जो है वो नमक नॉर्मल जो होता है उसको शरीर में नमक की मात्रा होनी चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे एक सामान्य बात की जा रही है पुनर्वास वगैरह के बारे में। अब एक बात है गठिया रोग के बारे में। गांव में आप देखेंगे बहुत सारा जो वृद्धजन होते हैं या शहरों में भी, उनको गठिया का रोग हो जाता है। और वृद्धावस्था में ये जो है पौष्टिक तत्वों की गिरावट के कारण शारीरिक कमियां या दुर्बलता होती है, और इस प्रकार से सगठिया के नाम से जानते हैं। और समय गुजरता है तो शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है, और इससे अनेक प्रकार की वृद्धजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें मोतियाबिंद हो जाता है, सबलबाई हो जाता है, बहरापन हो जाता है। तो इस तरह से समस्याएं जो वृद्धजनों के संदर्भ में बात की गई है। और भारत में वृद्धजनों का स्वास्थ्य स्तर अगर देखें तो ये तो बात बहुत सही है कि जितने बूढ़े होते जाते हैं अनेक प्रकार की बीमारियां वो देखने को मिलती हैं, जैसे मोतियाबिंद, दिखाई न देना, सांस से संबंधित बीमारी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और ये तमाम जैसी रोग हैं। तो इनके इलाज के लिए जो है हॉस्पिटल वगैरह में आप देखेंगे कि लोग रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोशिश सरकार की रहती है कि वहाँ पे सारे संसाधन हों, ट्रेन डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, और इस रोग की रोकथाम कैसे की जाए, एक वो चीज़ यहाँ पे बात करने को मिल रही है।
तो इस तरह से ये कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में, वृद्धावस्था के बारे में बात की गई है कि लोगों से मतलब रोगों से बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये हमारा यूनिट यहाँ पे इस तरह से ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इसमें कुल मिलाकर के सिर्फ ये बात की जा रही है कि अगर आप एक सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं तो आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें संक्रामक और असंक्रामक रोग है। इसमें कौन सी समाज में, भारत में जो है, गांव में, शहरों में बीमारी हो रही है। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते जब आप फील्ड में जाएंगे, गांव में जाएंगे, शहरों कस्बों में जाएंगे और आप देखेंगे कि वहाँ लोग अनेक प्रकार की एज ग्रुप में, अवस्थाओं में अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों से प्रभावित हैं, तो आप किस तरह से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज को सशक्त बनाएंगे, उनको फैसिलिटेट करेंगे, उस दिशा में ये जो है प्रयास है। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से आप एक सोशल वर्कर के रूप में जो है इन तरह की जो बीमारियां हैं, समाज में समस्याएं हैं, उनका अच्छे से समाधान कर सकते हैं, वो यहाँ पे बात की गई है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।